नमस्कार, आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं जॉब एटर्नल पे हमारी विशेष पेशकश रोजगार यात्रा को। आज हम बात करेंगे कि सफलता ही सबसे बड़ा बदला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे। सफलता सबसे बड़ा बदला है, मतलब आपकी कामयाबी ही आपकी आलोचककर्ताओं का मुंह बंद करता है। आपकी कामयाबी से सुंदर जवाब क्या होगा आपकी आलोचनाओं का। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे, उनके जीवनी के बारे में बात करेंगे, उनके जीवन से रिलेटेड उन तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे जिसके कारण वो इंसान आम व्यक्ति से महान व्यक्ति तक के सफर को तय किया। ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति और महान व्यक्ति, इन दोनों के बीच में सिर्फ महान शब्द का ही फासला है। एक आम व्यक्ति को महान उसके काम बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रतन नवल टाटा के बारे में। टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा को पूरा हिंदुस्तान, साथ ही साथ विश्व के भी तमाम लोग जानते हैं। पूरा नाम रतन नवल टाटा है। उनके पिताजी का नाम नवल टाटा है। उनके बारे में आज हम शुरुआत करें, इससे पहले आपको बतलाना चाहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए और अंत तक हमारे वीडियो को देखिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए तमाम पहलुओं को हम अपने इस पेशकश में छुएंगे। वो इसलिए ताकि आप सभी को एक नए तरीके से सोचने का मौका मिले, आप सभी को उनके जैसा, उनसे बेहतर और उनके संघर्षों के बारे में पता चले, ताकि आप सभी युवा अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की ओर बढ़ सकें और आप खुद भी बुलंदी को हासिल कर सकें। चलिए अब हम करते हैं कहानी की शुरुआत। बात 1999 की है। यूँ तो रतन टाटा की ज़िंदगी पे गौर किया जाए तो समय कम पड़ जाएगा। कहानी सुनाते सुनाते वक्त ठहर जाएगा, आपको भी एक हिस्सा सुनते सुनते, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को छूने की हम कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम 1999 में जा रहे हैं। बात 1999 की है, जब टाटा मोटर्स ने अपनी इंडिका कार को लॉन्च किए हुए 1 साल पूरा कर लिया था। 1998 में टाटा मोटर्स की ड्रीम कार इंडिका को लॉन्च किया गया था। रतन टाटा का बयान आया था उस वक्त कि ये हमारी ड्रीम कार है, सपनों की कार है, और चाहेंगे कि जितने भी हिंदुस्तानी हैं, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तानियों के बीच में उनके घर में ये 4 व्हीलर कार लगा हो। जब 1999 में 1 साल पूरा हो गया, तो जिस उम्मीद के साथ टाटा मोटर्स के चेयरमैन ने इस गाड़ी को लॉन्च किया था, उस उम्मीद पे ये गाड़ी खरा उतर नहीं पाई। मतलब ये गाड़ी की जो बिक्री है वो मार्केट नहीं पकड़ पाई। इसके लिए रतन टाटा काफ़ी परेशान और हताश हो गए। लॉस होने लगा, बिजनेस में डाउनफॉल होने लगा। जो शेयर मार्केट में शेयर्स लगे हुए थे, उनके शेयर होल्डरों ने दबाव आने लगा उन पे कि आप कैसे भी करके जो हमारे पूंजी इन्वेस्ट हो रखे हैं उसकी भरपाई किया जाए। 1999 में रतन जी थोड़े परेशान और विचलित हो गए थे इस चीज़ों को लेकर के। फिर फोर्ड कंपनी ने पेशकश की टाटा मोटर्स की इस गाड़ी के ब्रांड को ही खरीदने की। इस सिलसिले में फोर्ड कंपनी के कुछ कर्मचारी मुंबई में आए, मीटिंग हुई। पहली मीटिंग में बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा, इस कड़ी में बातचीत हो गया। दोबारा दूसरी मीटिंग के लिए रतन जी को यूएस जाना पड़ा, फोर्ड के हेडक्वार्टर में, जहां उनके फोर्ड के मालिक के साथ और तमाम आला अधिकारियों के साथ मीटिंग होनी थी। नियमित समय अनुसार तय समय सीमा पर रतन जी यूएस जाते हैं, फोर्ड के मालिक के साथ बैठ करके बातचीत करते हैं। लगभग 3 घंटे तक मीटिंग चलती है। मीटिंग के दौरान वो मीटिंग से निकलते हैं तो उनका मुंह लटका हुआ था, मतलब मायूस थे, बिना कुछ बोले हुए। वो बाहर आते हैं और फ्लाइट पकड़ के इंडिया आ जाते हैं। उनके जानकार बतलाते हैं कि 3 घंटे तक चले उस मीटिंग में फोर्ड के कर्मचारियों का बिहेवियर रतन जी को लेकर के अच्छा नहीं था। फोर्ड के मालिक ने कहा कि जब आपको मार्केट में कार की नॉलेज नहीं थी, कार की सेलिंग और परचेजिंग का स्ट्रेटजी नहीं पता था, बिना स्ट्रेटजी के आपने इंडिका कार कैसे बना दी। हम आपकी इस गाड़ी के वेंचर को, टाटा मोटर के इस वेंचर को खरीद करके आप पे एहसान कर रहे हैं। कुछ ऐसे करे शब्द कहे गए फोर्ड के मालिक के द्वारा रतन जी को। ये बात सुनकर रतन जी थोड़ा आहत हुए और वहाँ से बिना कुछ बोले निकल पड़े। दोबारा से जब वो 1999 के बाद इंडिया में
दोबारा से उन्होंने काम करना शुरू किया। इसके बाद समय दर समय, संघर्ष दर संघर्ष काम चलता गया, मेहनत रंग लाती गई, टाटा मोटर्स आगे बढ़ते गए। फिर कुछ दिनों के बाद रतन जी यहीं नहीं थमे। उनका फिर भी ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हम हर घर तक कार को पहुंचाना चाहते हैं। कुछ समय के बाद उन्होंने टाटा नैनो को मार्केट में लॉन्च किया, तो बोला कि सबसे लोएस्ट प्राइस पे काम है 1 लाख रुपए की। संजोग से टाटा नैनो भी कुछ मार्केट पकड़ी, लेकिन कुछ मार्केट नहीं पकड़ पाई, लेकिन उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। जितना इन्वेस्ट हुआ था उतना कम से कम कंपनी को प्रॉफिट हो गया था। धीरे धीरे ये मेहनत और मशक्क़त का कारवां और सिलसिला चल पड़ा। रतन जी अपने जोश, जज्बे और जुनून के साथ इस काम पे लग गए। कहा भी जाता है कि रतन जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ बिजनेस ही किया है, बिजनेस के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। और ये बात सच साबित होती है। गुजरते हुए वक्त के साथ उनकी मेहनत रंग लाती है। बात 2008 पे आकर टिकती है। आपको बतलाना चाहेंगे कि 2008 का साल अमेरिका में ट्रांसपोर्ट जगत के लिए अच्छा साल नहीं रहा। मंदी के दौर में फोर्ड कंपनी का ऑफिशियल बयान आया कि कंपनी दिवालिया होने के कगार पे खड़ी है। कंपनी जो इतनी हाई-फाई कंपनी है फोर्ड, उसके तमाम यूरोपियन कंट्रीज, इंडिया में भी उसके गाड़ियों का डिमांड था, सरप्लस। गाड़ियों की दुनिया में बेताज बादशाह फोर्ड 2008 के आते आते दिवालिया होने के कगार पे खड़ी होती है। तब उस वक्त यही रतन जी टाटा फोर्ड की 2 बड़े ब्रांड रेंज रोवर और जगुआर को खरीद लेते हैं। और जब वो खरीदते हैं तो आपको बतलाना चाहेंगे कि उस समय 9,300 करोड़ 930,000, ध्यान रखिएगा, 9,300 करोड़ रुपए की लागत से वो फोर्ड की ये 2 बड़े वेंचर को खरीदते हैं। और तब फोर्ड के मालिक का बयान आता है कि आपने ये 2 हमारे बड़े वेंचर को खरीद कर हम पे एहसान किया है, हमारी कंपनी को दिवालिया होने से आपने बचा लिया। हम अपने कंपनी और कर्मचारियों के तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अब बस क्या था, ये बात उन तमाम हिंदुस्तान के युवाओं के लिए है कि जिस आदमी को 10 साल पहले जिस कंपनी के मालिक ने जलील किया था, कटाक्ष शब्द कहे थे, उसने अपनी मेहनत, मशक्क़त और लगन के साथ साथ 10 साल बाद उस मालिक ने फोर्ड के ही 2 बड़े वेंचर को खरीद कर ये साबित किया कि अगर इंसान कुछ प्रण कर ले, कुछ ठान ले, वो सब कुछ कर सकता है जिसे वो आज तक सोचा नहीं है, बशर्ते कि उसे वो सब कुछ करने के लिए जुनून और साहस की ज़रूरत पड़ेगी। इसी कड़ी में आपको बतलाना चाहेंगे रतन जी टाटा की ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ और किस्सों को। आप याद करिए, जब 26/11 पे हमारे देश पे हमला हुआ था ताज होटल और ओबराय होटल पे। ताज हिंदुस्तान का सबसे खुशामदीद और बेस्ट होटलों में माना जाता है, 5 स्टार होटल है। जब हमला हुआ था तो आपको पता होगा कि उस वक्त कितने लोग मरमाहत हुए थे। उस हमला में पूरा हिंदुस्तान रो रहा था, पूरे हिंदुस्तान के निवासियों की आंखों में आंसू थे। ऐसे सिचुएशंस में ताज के कर्मचारियों ने उतना ही साथ दिया रतन जी टाटा का, जितना साथ रतन जी टाटा ने अपने कर्मचारियों का दिया। आपको बतलाना चाहेंगे कि ताज होटल के जितने भी कर्मचारी थे, जितने दिन होटल बंद रहे, उतने दिन तक उन कर्मचारियों की सैलरी नहीं काटी गई। कहा तो ये भी जाता है कि टाटा ग्रुप में जॉब करने का मतलब है सरकारी नौकरी करना। साथ ही साथ आपको बतलाना चाहेंगे कि ताज होटल के बाहर जितने भी ठेला, स्ट्रीट फूड लगते थे और जो लोग इससे आहत हुए थे, उन सभी का खर्चा रतन जी ने बियर किया था। कहानी ये भी वायरल हो रही थी कि वहाँ पर ठेला चलाने वाले एक पिता के जो बच्ची है, उसको भी गोली उसके शरीर में फंस गया था, जख्मी वो भी हुई थी। उसका भी खर्चा टाटा कंपनी ने ही उठाया था। जब हम इस किस्से को पढ़ रहे थे तो एक कहानी ध्यान में आता है। ऐसा ही एक कंपनी का मालिक होता है, वो अपनी नई कंपनी की शुरुआत करता है एडवर्टाइजमेंट की। जब उसकी कंपनी चल पड़ती है तो वो अपने एम्प्लॉय को बोनस देता है और उम्मीद से ज़्यादा उन्हें सैलरी पे करता है। एम्प्लॉय खुश होते हैं और वो दरिया दिली देख करके अपने मालिक का वफादारी के साथ काम करते हैं और दिन दुगना रात चौगुना तरक्की की ओर अपनी कंपनी को लेकर जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है।
अचानक एक दिन आर्थिक मंदी आता है और कंपनी वो भी दिवालिया होने के कगार पे खड़ी होती है। इस सिचुएशन में उस कंपनी के जो बॉस होते हैं वो सिर्फ एक बोर्ड पर लिखकर टांग देते हैं कि कंपनी के पास देने के लिए अब पैसे नहीं हैं, जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं वो अब अपने घर जा सकते हैं। कंपनी बहुत ही दुख के साथ इस नोटिस को टांग रही है आप सभी के बीच में। इस नोटिस को पढ़ने के बाद कर्मचारी आपस में बात करते हैं और शाम को चले जाते हैं। बॉस जब आते हैं और इस नोटिस को और खाली अपने दफ्तर को शाम के वक्त देखते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि कल से ये कंपनी में ताला बंद हो जाएगा, कोई कर्मचारी काम करने के लिए नहीं आएगा। लेकिन अगली सुबह उम्मीदों का सवेरा लिए हुए खुलता है और जब ऑफिस के मालिक वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि पिछले दिन की तरह ही आज भी काम चल रहा है। जब वो लोग से उस ऑफिस के मालिक पूछते हैं कि आप लोग यहाँ पे क्यों काम कर रहे हैं, कंपनी के पास अब पैसे नहीं हैं आपको सैलरी देने के लिए, आपको हम सैलरी नहीं दे पाएंगे, तो वो लोग कहते हैं कि आपने इससे पहले जो हमें बोनस दिया है, जो आपने हमें एक्स्ट्रा सैलरी दी है, वो हमारे सेविंग्स में पड़े हुए हैं और हमें पैसे नहीं चाहिए, हम बिना पैसे के कंपनी के लिए काम करेंगे। ये सुनकर मालिक खुश होते हैं और फिर वो सभी लोग मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, आर्थिक मंदी खत्म होती है और वो कंपनी दोबारा से कामयाबी की बुलंदियों को छूता है। इससे ये पता चलता है कि किसी भी कंपनी को कामयाब बनाने में जितना श्रेय उसके मालिक का होता है, उतना ही श्रेय उस कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों का होता है। रतन जी टाटा के साथ ये मामला इसलिए सटीक बैठता है कि कोरोना पैंडेमिक के दौरान भी उन्होंने 1500 करोड़ रुपए दिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। ताज होटल में उनकी दरियादिली देखने को मिली। साथ ही साथ वो बहुत ही सिंपल, सादा और शालीनता के साथ ज़िंदगी जीते हैं। समय दर समय वो इस तरह की काम देश की भलाई के लिए, समाज के उत्थान के लिए करते रहते हैं। एक उनके निजी ज़िंदगी से किस्सा याद आता है। जब CNN को इंटरव्यू देते वक्त रतन जी कहते हैं कि उनसे पूछा गया कि आपकी शादी नहीं हो पाई, क्या कारण था। रतन जी कहते हैं कि जब मैं US में पढ़ रहा था तो एक लड़की थी, कॉलेज टाइम में पसंद आई थी, शादी का बातचीत चल रहा था, लेकिन वो इंडिया में आकर के नहीं सेटल होना चाहती थी और मैं उस वक्त अमेरिका में सेटल नहीं हो सकता था, वहाँ के खर्चों को बियर नहीं कर सकता था, इसीलिए पारिवारिक कारणों के कारण शादी हमारी नहीं हो पाई। और भी 2-3 रिश्ते आए लेकिन किसी कारण बस शादी नहीं हो पाए, तो पूरी ज़िंदगी उन्होंने बिजनेस में ही लगा दिया। आज उनसे कामयाब आदमी पूरे हिंदुस्तान में कौन होगा? जो होंगे वो गिने चुने ही होंगे। यही अंतर है एक साधारण व्यक्ति और महान व्यक्ति के बीच में। उनकी ज़िंदगी से जुड़े इस रोचक तत्व को आपके बीच में लेकर आने का मतलब और मकसद यही था कि आप तमाम युवाएं इन चीज़ों को पढ़ें, सुनें, समझें, जानें, इनसे सीख लें और अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करें, जिसका ख्वाब आप सभी संजोए बैठे हैं। तो आज की इस विशेष पेशकश से बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। रतन जी टाटा के बारे में आपकी क्या राय है?